नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के शहरों पर जो जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है उस पर, और इससे जुड़ी जो शासन की मुश्किलें हैं, महिलाओं की सुरक्षा योजनाओं की ज़मीनी हकीकत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है उस पर भी। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट है, फिर वन स्टॉप सेंटर्स और दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ निर्देश हैं। डाक विभाग की एक नई पॉलिसी है DHRUVA, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जलवायु पर एक अहम राय भी आई है। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से जो ज़रूरी बातें हैं वो आसान भाषा में सामने रख सकें। बिल्कुल। तो चलिए शहरी भारत और जलवायु संकट से ही शुरू करते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट तो काफी चौंकाने वाली बात कह रही है। 2050 तक शहरी आबादी लगभग डबल, 95 करोड़ के आसपास। हाँ, करीब 95 करोड़। और सोचिए 2030 तक, मतलब अगले कुछ ही सालों में 70% जो नई नौकरियां होंगी वो शहरों में ही होंगी। ये बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। सही बात है, लेकिन इस तेज शहरीकरण के साथ खतरे भी जुड़े हैं ना? हाँ, दो बड़े खतरे साफ दिखते हैं। पहला है बाढ़ का खतरा। शहर जैसे जैसे फैल रहे हैं, कंक्रीट बढ़ रहा है, तो जमीन पानी सोख नहीं पाती। हम्म। और अनुमान ये है कि 2030 तक बाढ़ से हर साल करीब $5 अरब का नुकसान हो सकता है। $5 अरब, और ये तो बढ़ेगा ही शायद। हाँ, अगर हमने शहरों को इसके हिसाब से नहीं ढाला, मतलब अनुकूलन नहीं किया, तो 2070 तक ये आंकड़ा $30 अरब सालाना तक पहुंच सकता है। बाप रे। और रिपोर्ट में एक और बात थी कि अगर सड़क पर थोड़ा सा भी पानी भर जाए, जैसे 10-20%, हाँ, तो भी शहर का लगभग आधा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो सकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारे शहर कितने वल्नरेबल हैं। और दूसरा बड़ा खतरा है भीषण गर्मी का। वो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ रहा है। हाँ, शहरों में गर्मी ज्यादा महसूस होती है। सही। और अनुमान यह है कि 2050 तक हर साल लगभग 3 लाख मौतें सिर्फ गर्मी की वजह से हो सकती हैं। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। लेकिन क्या कुछ किया जा सकता है? मतलब रिपोर्ट में कुछ समाधान भी बताए हैं? हाँ, उम्मीद की किरण भी है। जैसे शहरों में हरियाली बढ़ाना और छतों को ठंडा रखना, जिसे कूल रूफ कहते हैं। ऐसी रणनीतियों से हर साल करीब 1.3 लाख से ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। अच्छा। पर इसके लिए पैसा बहुत चाहिए, भारी निवेश की जरूरत है। जलवायु के हिसाब से शहरी ढांचा बनाने के लिए 2050 तक करीब $2.4 ट्रिलियन। 2.4 ट्रिलियन डॉलर। यहीं आके तो मुझे लगता है असली चुनौती शुरू होती है। इतना पैसा, इतने बड़े बदलाव, इसके लिए तो स्थानीय स्तर पर बहुत मजबूत व्यवस्था चाहिए, है ना? पर हमारे जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, मतलब ULBs, उनकी हालत तो। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। शासन की चुनौती। 74वां संविधान संशोधन हुआ तो था स्थानीय निकायों को ताकत देने के लिए, लेकिन राज्यों ने असल में वो पूरी शक्तियां और खासकर संसाधन उन्हें सौंपे ही नहीं। उनकी वित्तीय हालत बहुत कमजोर है। कितनी कमजोर, मतलब कोई अंदाजा है? हाँ, आंकड़ा है। भारत में यूएलबीज को जीडीपी का सिर्फ 0.1% मिलता है। अब सोचिए, जबकि जो विकसित देश हैं, OECD देश, वहां ये औसतन 1.1% है। ओह, मतलब 10 गुने से भी ज्यादा का फर्क। बिल्कुल। और ऊपर से जब से जीएसटी आया है, उनके पास जो थोड़े बहुत टैक्स लगाने के अधिकार थे, जैसे ऑक्ट्रॉय वगैरह, वो भी चले गए। तो उनकी खुद से राजस्व जुटाने की क्षमता और कम हो गई है। तो मतलब एक तरफ जलवायु परिवर्तन जैसी भयानक चुनौती से लड़ना है, जिसके लिए खरबों डॉलर चाहिए, हाँ, और दूसरी तरफ जिनकी ये जिम्मेदारी है, उनके पास बुनियादी खर्चे चलाने के लिए भी पैसे कम है। ये तो बड़ी गड़बड़ लगती है। बिल्कुल। ये ढांचागत समस्या है। और पैसों की कमी के साथ साथ उनके पास अक्सर तकनीकी ज्ञान की कमी होती है। सही और सटीक डेटा नहीं होता। और शहर के जो अलग अलग विभाग हैं, जैसे पानी, बिजली, सड़क, उनमें आपस में तालमेल भी कम होता है। और शासन की ये कमजोरियां सिर्फ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही नहीं दिखती, बल्कि जमीनी स्तर की योजनाओं पर भी असर डालती होंगी, जैसे वो वन स्टॉप सेंटर योजना। हाँ, बिल्कुल। वन स्टॉप सेंटर, या OSC जिन्हें कहते हैं, मकसद तो बहुत अच्छा है। कोई भी महिला या लड़की जो हिंसा का शिकार हुई है, उसे एक ही जगह पर सारी मदद मिल जाए। मेडिकल, कानूनी, मनोवैज्ञानिक सलाह, और कुछ समय के लिए रहने की जगह भी। इन्हें सखी केंद्र भी कहते हैं शायद। हाँ, सखी केंद्र। और ये मिशन शक्ति के तहत आते हैं। पैसा निर्भया फंड से मिलता है। 100% केंद्र सरकार देती है। लेकिन हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जब इनकी समीक्षा की, तो कई गंभीर कमियां सामने आईं। क्या कमियां थीं? स्टाफ की बहुत भारी कमी है।
जो तय प्रक्रियाएं हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या एसओपीज, उनका पालन ठीक से नहीं हो रहा। और तो और जो बहुत ज़रूरी रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे बाल मृत्यु समीक्षा के या गर्भवती महिलाओं की देखभाल एएनसी के, वो भी सही ढंग से मेंटेन नहीं किए जाने। अरे, ये तो बहुत ही बुनियादी चीजें हैं। अगर रिकॉर्ड ही ठीक नहीं है तो योजना का असर कैसे पता चलेगा? सही बात है। इसीलिए कोर्ट ने कड़े निर्देश दिए हैं। कहा है कि भाई इन सेंटर्स के बारे में जागरूकता बढ़ाओ, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, तुरंत स्टाफ भर्ती करो, एसओपीज का पालन सुनिश्चित करो और निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करो। निर्देश तो ठीक है, लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ निर्देशों से ये सब ठीक हो जाएगा या सिस्टम में ही कोई गहरी प्रॉब्लम है? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, ऐसी चुनौतियों के बीच अब तकनीक का सहारा लेने की कोशिशें भी हो रही हैं। जैसे डाक विभाग की एक नई पॉलिसी आई है, DHRUVA। DHRUVA, ये क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। सुनने में तो काफी टेक्निकल लग रहा है। हाँ, ये दरअसल एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब DPI बनाने की कोशिश है। इसका मकसद है भारत में जो पतों का सिस्टम है उसमें क्रांति लाना। कैसे? हर जगह को, हर लोकेशन को एक यूनिक डिजिटल पता दिया जाएगा। इसे डिजिपिन कह रहे हैं। 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा जिसमें जियो टैगिंग भी होगी, मतलब लोकेशन एकदम सटीक पता चलेगी। अच्छा, जैसे आधार नंबर होता है लोगों के लिए, वैसे ही जगहों के लिए एक यूनिक कोड। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये एड्रेस एज अ सर्विस मॉडल पर काम करेगा और पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। इसके फायदे क्या हो सकते हैं आम लोगों के लिए या बिजनेस के लिए? फायदे कई हो सकते हैं। जैसे ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, लॉजिस्टिक्स वाले हैं, उनके लिए डिलीवरी करना आसान और शायद सस्ता भी हो जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों को अपने टावर वगैरह प्लान करने में मदद मिलेगी। शहरी योजना बनाने वालों के लिए भी ये बहुत काम का हो सकता है। हाँ, ये तो बात सही है, खासकर उन इलाकों में जहाँ पते ठीक से बने ही नहीं है या बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन इसको पूरे देश में लागू करना आसान होगा? चुनौती तो रहेगी, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी बनाना एक बात है, उसे जमीन पर उतारना दूसरी। लेकिन अगर ये सफल होता है तो काफी बड़ा बदलाव ला सकता है। चलिए, अब थोड़ा वैश्विक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ की भी एक अहम राय आई है। हाँ, ये पिछले कुछ समय की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ICJ ने एक सलाहकार राय दी है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि देशों को कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अगर वो जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। कानूनी तौर पर जिम्मेदार, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देशों का ये दायित्व तो बनता है कि वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करें और सिर्फ कम ही ना करें, बल्कि जलवायु परिवर्तन के जो असर हो रहे हैं उनसे निपटने के लिए यानी अनुकूलन के लिए भी कदम उठाएं। और ये दायित्व सिर्फ पेरिस समझौते जैसे समझौतों से ही आता है? नहीं, ICJ ने कहा है कि ये दायित्व सिर्फ UNFCCC या पेरिस समझौते तक सीमित नहीं है। ये पर्यावरण से जुड़ी और भी जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उनसे भी निकलता है और इसमें भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करना भी शामिल है। अच्छा, तो अगर कोई देश पर्याप्त कार्रवाई नहीं करता है तो उसे क्या माना जाएगा? उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्य माना जा सकता है और इसका नतीजा ये हो सकता है कि उस देश से मुआवजे की मांग की जाए या जो हानि और क्षति यानी लॉस एंड डैमेज फंड की बात चल रही है उसके लिए दबाव बढ़ेगा। तो क्या ये राय कानूनी रूप से बाध्यकारी है, देशों को माननी ही पड़ेगी? नहीं, सलाहकार राय सीधे तौर पर बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन इसका वजन बहुत होता है। उम्मीद है कि आने वाली जो जलवायु वार्ताएं हैं जैसे COP30 और जो जलवायु से जुड़े मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं उनको ये काफी प्रभावित करेगी। मतलब दबाव बढ़ेगा, खासकर उन देशों पर जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा उत्सर्जन किया है। हाँ, बिल्कुल, उनसे और मजबूत कार्रवाई की उम्मीद बढ़ेगी। ये एक तरह से नैतिक और कानूनी दबाव बनाने का काम करेगी। तो आज की पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि कैसे भारत के शहर एक तरफ जलवायु परिवर्तन के दोहरे संकट, बाढ़ और भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ जो स्थानीय निकाय हैं उनकी अपनी कमजोरियां हैं, पैसे की कमी, प्रशासनिक क्षमता की कमी, जो इस चुनौती को और मुश्किल बना रही हैं। और हमने ये भी देखा कि जमीनी स्तर पर जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जैसे OSC, उनके लागू होने में भी कैसी दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन साथ ही DHURV जैसी तकनीकी पहले भी हैं जो कुछ उम्मीद जगाती हैं और वैश्विक स्तर पर ICJ की राय से जवाबदेही का एक नया आयाम जुड़ रहा है। सही। तो अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है, जैसे जैसे भारत शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन की इन जटिलताओं से जूझ रहा है, तो क्या सिर्फ स्थानीय निकायों को, मतलब ULBs को थोड़ी और आजादी या स्वायत्तता दे देना काफी होगा? या फिर हमें वाकई में ऐसे शहर बनाने के लिए
जो लचीले हों, रहने लायक हों और समृद्ध हों, उसके लिए पूरे शहरी शासन के मॉडल पर, उसके वित्त पोषण के तरीके पर और उसमें नागरिकों की भागीदारी कैसे हो, इस सब पर ही शायद बुनियादी तौर पर फिर से सोचने की ज़रूरत है।